जिंदगी से परेशान एक मीडियोकर ऑफिस वर्कर जो हर दिन बस अपनी बोरिंग और डिप्रेसिंग लाइफ को झेल रहा है। अचानक एक दिन वो खुद को एक पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में पाता है। अब यहाँ उसे सर्वाइवल के लिए अपनी एक्स बॉस के साथ टीम अप करना पड़ता है। पूरी धरती पर बस ये दो ही इंसान बचे हैं और इस जर्नी में उन्हें अपनी फिजिकल और मेंटल लिमिट्स तक पुश किया जाता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जहां सर्वाइवल और इमोशंस का परफेक्ट मिक्स है। वेलकम टू ड्रीमलैंड एडवेंचर। ये सफर सिंपल नहीं होगा लेकिन पूरी तरह थ्रिलिंग जरूर होगा। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऑफिस में। हमारा प्रोटोगोनिस्ट ग्रैंड ग्लोरी कंपनी के एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। शुरू में ही पता चलता है कि वो ऐसा इंसान है जो अपनी क्षमता से ज्यादा काम करता है। तभी उसका बॉस आता है और शिकायत करता है कि कंपनी बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है, इसलिए बहुत से एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। ऑलमोस्ट उसे धमकाते हुए वो इशारों इशारों में प्रोटैगनिस्ट को और मेहनत करने के लिए कहता है। वो उसे पोटेंशियल क्लाइंट्स की एक लंबी लिस्ट पकड़ाता है और डिमांड करता है कि उसे अगले दिन तक रिजल्ट्स चाहिए। साफ है कि उसका बॉस एक बड़ा जर्क है। प्रोटैगनिस्ट तब तक काम करता रहता है जब तक कि वो पूरी तरह से एग्जॉस्टेड नहीं हो जाता। तभी कुछ अजीब होता है। सब कुछ ब्लर और पिक्सेलेटेड दिखने लगता है। उसके मॉनिटर पर एक मिस्टीरियस फिगर दिखाई देता है। शुरुआत में वो कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब रियल है या हेल्यूसिनेशन। तभी उसका एक कोवर्कर देखता है कि कुछ तो गड़बड़ है और उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ। यहाँ हमें पता चलता है कि उसका नाम हावर्ड है। पहले तो हावर्ड कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन फिर अचानक नॉर्मल हो जाता है और उससे कहता है कि वो ठीक है, बस उसकी विजन थोड़ी ब्लर हो गई थी। उसका कोवर्कर उसे सजेस्ट करता है कि वो थोड़ा टाइम ऑफ ले और रिलैक्स करे, और साथ में ये भी याद दिलाता है कि रात को बॉस सबको कंपनी डिनर पे ले जाने वाला है। हमारे लिए शायद ये सुनना अच्छा लगे, लेकिन हावर्ड के लिए ये बुरा है, क्योंकि डिनर का बिल सबको शेयर करना पड़ेगा और उसकी सैलरी इतनी कम है कि ये उसके लिए वर्थ नहीं है। उसका कोवर्कर उसकी रिलक्टेंस देखता है और उसे $20 उधार देने की ऑफर करता है ताकि वो डिनर अटेंड कर सके। सच में वो एक अच्छा दोस्त है। साथ ही वो एक्सप्लेन करता है कि डिनर में जाना जरूरी है क्योंकि उसी रात नए डायरेक्टर का अनाउंसमेंट होने वाला है। नए डायरेक्टर की बात करें तो उसका नाम सबरीना लुओ है। वो ऑफिस में एक ऐसी स्टाइल में एंट्री करती है कि सारे लड़के उसे देखकर होश खो बैठते हैं। हावर्ड को तुरंत समझ आ जाता है कि वो उसकी लीग से बहुत बाहर है। कुछ घंटों बाद सभी डिनर पर होते हैं, ड्रिंक्स और मुस्कान के साथ। अचानक हावर्ड को फिर वही अजीब सेंसेशन महसूस होता है जो उसे ऑफिस में हुआ था, लेकिन इस बार उसकी इंटेंसिटी और ज्यादा होती है। उसकी आईज ग्लो करने लगती हैं और उसे एक लाउड बजिंग साउंड सुनाई देती है। उसका नर्वस सिस्टम एक ऐसे वर्चुअल रियलिटी से कनेक्ट हो जाता है जिसे सिर्फ वही देख सकता है। उसके ऊपर एक स्ट्रेंज इमेज प्रोजेक्ट होती है जो बाकियों के लिए इनविजिबल है। एक सिस्टमिक वॉइस बोलना शुरू करती है। सिस्टम खुद को इंट्रोड्यूस करता है एज अ प्रोवाइडर ऑफ मेमोरेबल इंप्रूवमेंट्स यूजिंग वर्चुअल रियलिटी। हावर्ड परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने कभी कोई वीआर से संबंधित चीज खरीदी नहीं। उसके थॉट्स पढ़ते हुए सिस्टम जवाब देता है कि हावर्ड एक परफेक्ट कैंडिडेट है एक ड्रीम टेस्ट के लिए। वो आवाज उसे ड्रीमलैंड को एक्सपीरियंस करने का इनवाइट देता है, जो एक वीआर गेम का ग्रेटर वर्जन है। हावर्ड एक क्लासिक प्रोटैगनिस्ट की तरह उसके ऑफर को रिफ्यूज करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसके पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है क्योंकि उसे अगले दिन काम पर जाना है। सिस्टम रिवील करता है कि वो किसी भी रियल लाइफ पर्सन को ड्रीमलैंड में कॉपी कर सकता है और हावर्ड डिसाइड कर सकता है कि उसकी जिंदगी में क्या होएगा। हावर्ड जवाब देने ही वाला होता है कि तभी नई डायरेक्टर सबरीना बॉस के साथ रूम में एंटर करती है। बॉस सबरीना को फॉर्मली सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन वो हावर्ड को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। सबरीना इसे नोटिस करती है और उसके बारे में पूछती है। हावर्ड निराश होकर खुद को पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉस उसे बीच में ही रोक देता है और उसे एक औसत बातचीत कौशल वाला नोबडी डिस्क्राइब करता है। साफ है कि ये सब झूठ है। लगता है बॉस को हावर्ड से कुछ पर्सनल इश्यूज है, क्योंकि अनलाइक बाकी कोवर्कर्स हावर्ड ने कभी उसे फ्लैटर करने की कोशिश नहीं की। इसीलिए बॉस हावर्ड की लाइफ को मुश्किल बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। लेकिन सबरीना बॉस की बातों पर ध्यान नहीं देती और पोलाइटली सबको ग्रीट करती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि डिनर खत्म हो चुका है और सब अपने अपने घर जा रहे हैं। कल फिर से सबको काम पर जाना है। हमारा प्रोटैगनिस्ट हावर्ड थोड़ा स्ट्रेस्ड है, क्योंकि उसे लगा था कि अगर वो मेहनत करेगा तो कभी ना कभी उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका पार्टनर उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है, कहते हुए कि अगर उसे ग्रो करना है तो उसे बॉस की चापलूसी करनी ही पड़ेगी। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो बंदा अपने स्कूल ईयर्स में स्टूडेंट मूवमेंट का लीडर था। वो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ एक रेबल था, लेकिन आज वो इसका बिल्कुल उल्टा है। वो सिस्टम के सामने पूरी तरह झुक चुका है। इसी के बाद हम देखते हैं कि बॉस डायरेक्टर सबरीना लुओ के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि उसे ऐसे इनसिग्निफिकेंट वर्कर्स पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन सबरीना उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और कहती है कि उसे पता है कि उसे क्या करना है। इस बीच हावर्ड उनकी कॉन्वर्सेशन को सुन लेता है। बॉस को यह पता चल जाता है और वो इनडायरेक्ट तरीके से हावर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर किसी को अभी तक ये नहीं पता कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है, तो उसे ऐसे इंसान को फायर्ड कर देना चाहिए।
बॉस की ये बात हावर्ड के लिए फाइनल स्ट्रॉ बन जाती है। वो गुस्से में है क्योंकि उसकी सारी मेहनत और डेडिकेशन बेकार गई। वर्क प्लेस के अंदर हो या बाहर, उसे हर जगह डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। हावर्ड डिसाइड करता है कि वो कल ही अपनी जॉब छोड़ देगा, लेकिन तब तक वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए सिस्टम से कहता है कि वो डायरेक्टर और उसके बॉस को ड्रीम लैंड में कॉपी कर ले। सिस्टम एक एरर डिटेक्ट करता है और बताता है कि वो एक टाइम पर सिर्फ एक इंसान को ही स्कैन कर सकता है। रिक्वेस्ट के आधार पर सिस्टम सबरीना लुओ यानी डायरेक्टर को स्कैन करता है। हावर्ड थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन स्कैनिंग पूरी हो जाती है और एक कैरेक्टर क्रिएट हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और हावर्ड अपने अपार्टमेंट वापस आता है। वो गुस्से में सिस्टम से पूछता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि एक बार में सिर्फ एक ही इंसान को स्कैन किया जा सकता है। सिस्टम बताता है कि उसने हावर्ड के ब्रेन में डोपामाइन की बड़ी स्पाइक डिटेक्ट की थी, जिससे ये इम्प्ली होता है कि हावर्ड इस आइडिया को सीक्रेटली एंजॉय कर रहा है। एम्बेरेस्ड होकर हावर्ड एडमिट करता है कि शायद एक खूबसूरत औरत का एनपीसी उसकी गेम में उसकी सर्वेंट होना सच में मजेदार हो सकता है। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि ड्रीमलैंड सिस्टम रात के 12 बजे एक्टिवेट होगा और वो हावर्ड को किसी सेफ जगह पर सोने की सलाह देता है। हावर्ड कहता है कि ये ठीक है, लेकिन वो बहुत एंग्शियस है और सो नहीं पा रहा। सिस्टम उसे रियश्योर करता है कि सिस्टम उसके ब्रेन के स्लीप फंक्शन को इंटरफियर कर सकता है, जिससे वो एफर्टलेसली सो जाएगा। अचानक हावर्ड को डिजनेस महसूस होती है और उसका हार्ट रेस करने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में वो एकदम शांति से सो जाता है। जैसे ही वो सोता है, उसे तुरंत ऐसा लगता है जैसे उसने अभी अभी जागते ही एक 2D कैरेक्टर को अपने ऊपर देखा हो। वो खुद को ड्रीमलैंड की एआई एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। उसका नाम है एआई 67। एआई उसे शॉप और क्रेडिट सिस्टम समझाती है, जहां हावर्ड यूजफुल आइटम्स खरीद सकता है, जैसे कि मिलिट्री नाइफ सिर्फ 2 क्रेडिट्स में, एक 100 टन ट्रक 40 क्रेडिट्स में और इन्फिनिट एनर्जी बैटरी 200 क्रेडिट्स में। शुरुआत में ये आइटम्स काफी मामूली लगते हैं, लेकिन अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाली है। एआई उसे बताती है कि चैलेंजेस कंप्लीट करने पर उसे क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। हार्वर्ड उसे एक्सप्लेनेशन के लिए थैंक्स कहता है और पूछता है कि क्या उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग एनपीसी है जिसे वो यूज कर सके। एआई बताती है कि अगर उसके पास 10,000 पॉइंट्स हों तो वो खुद उसकी सेवा करेगी। हार्वर्ड इसे एक स्टील डील मानता है। एआई उसे वार्न करती है कि ड्रीमलैंड एक्टिवेट होने वाला है और सिचुएशन अब सीरियस होने वाली है। एक पोर्टल खुलता है जो अपोकलिप्टिक वर्ल्ड की तरफ ले जाता है। जैसे ही हावर्ड पोर्टल के पास पहुंचता है, वो अचानक जाग जाता है। वो चारों तरफ देखता है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि जो उसने एक्सपीरियंस किया वो रियल था या वो बस एक ड्रीम थी। आखिरकार उसे लगता है कि वो घर पर है और कुछ भी नहीं बदला। वो इसे एक ड्रीम मानकर डिसमिस कर देता है और काम के लिए तैयार होने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बाथरूम जाता है, उसे पता चलता है कि टैप वाटर नहीं चल रहा, जो उसे अजीब लगता है। नीचे जाते हुए वो कुछ अनयूजुअल नोटिस नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, उसे एहसास होता है कि वो बिल्कुल अकेला है। उसके आसपास कोई भी इंसान नहीं है। हावर्ड को एक अजीब सी बजिंग आवाज सुनाई देती है। ऊपर देखते ही वो देखता है कि एक ह्यूज प्लेन उसके ऊपर गिर रहा है और वो उसके सामने ही एक्सप्लोड हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि हावर्ड मर गया और कहानी यहीं खत्म, मगर थैंक्स टू प्लॉट आर्मर वो सही टाइम पर एक कार के पीछे छुप गया। ड्रीमलैंड सिमुलेटर का अपोकलिप्स सर्वाइवल अब शुरू हो चुका है। अब जब पूरी दुनिया गायब हो चुकी है, तुम कैसे सरवाइव करोगे? डिफिकल्टी लेवल 0। तुम्हारे पास 180 दिन है सरवाइव करने के लिए। वेट, 180 दिन? हावर्ड कुछ कह पाता, उससे पहले उसे उसकी पास खड़ी कार से लिक्विड गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब वो नीचे झुककर देखता है, तो उसे गैसोलीन का पडल दिखता है और फिर वो अपने प्लॉट आर्मर का इस्तेमाल करते हुए वो पॉइंट ब्लैंक एक्सप्लोजन से भी बच जाता है। भाई, आप लोग ये सब कभी ट्राई मत करना, क्योंकि क्या पता आपका प्लॉट आर्मर इतना सब कुछ सह पाए या नहीं। कहानी आगे बढ़ती है। इनिशियल शॉक से उबरने के बाद हावर्ड अपनी सिचुएशन को लॉजिकली सोचने लगता है। वो अपनी नोटबुक में अपनी जरूरतों को लिखता है ताकि उसकी प्रायोरिटीज क्लियर हों। वो कहता है, 18 दिन है, ये सुनने में बहुत लगते हैं, लेकिन अगर मैं अभी बहुत सारा सामान जुटा लूं तो शायद मैं सरवाइव कर पाऊं। इन 180 दिनों में मैं ये भी सोच सकता हूं कि रेजिग्नेशन के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी और शायद मैं इस बीच थोड़ा मजा भी ले सकूं। यही सोचकर हावर्ड एक क्लोथिंग स्टोर जाता है एपोक्लिप्स के लिए बेस्ट ड्रिप ढूंढने। वो कुछ ज्वेलरी पहनता है और सबसे महंगी ड्रिंक्स पीता है, क्योंकि आखिर में वो दुनिया में अकेला इंसान बचा है। ये याद करते ही उसे ये भी याद आता है कि सिस्टम ने उसकी कंपनी की डायरेक्टर सबरीना की कॉपी बनाई थी। वो एक पुलिस कार का रेडियो इस्तेमाल करके सिस्टम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, डायरेक्टर की कॉपी के बारे में पूछने के लिए। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत पलटता है और देखता है कि ये एक डॉग है। उसे ये लॉजिकल लगता है, क्योंकि सभी ह्यूमंस के गायब होने से एनिमल्स अब फ्रीली रोम कर रहे हैं। लेकिन तभी उसे एक और आवाज सुनाई देती है और इस बार ये एक टाइगर है। टाइगर उसे देखकर छलांग लगाता है और हावर्ड ऑलमोस्ट डर के मारे खुद पर कंट्रोल खो देता है। लेकिन सरप्राइजिंगली टाइगर उसे खाने के बजाय उसे लिक करता है।
अब आप फिर से सोच रहे होंगे कि भाई का क्या प्लॉट आर्मर है, लेकिन इस बार इसके पीछे एक रीजन है। वो टाइगर टूरिस्ट्स के बीच फ्रेंडली था और लोग उसके साथ पिक्चर्स लेते थे। डे 7, हावर्ड इस पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में अकेले रहते हुए एक हफ्ता बिता चुका है। ये चैलेंज पहले से भी ज्यादा टफ हो चुका है। अब टैप वाटर खत्म हो गया है और अब सिर्फ मार्केट में बची बॉटल्ड वाटर ही ऑप्शन है। पावर न होने के कारण मीट और वेजिटेबल्स खराब हो चुके हैं और हर जगह कीड़े मकोड़े हैं। हावर्ड अब सिर्फ कुकीज खाकर सरवाइव कर रहा है, लेकिन उसे पता है कि विटामिन्स की कमी के कारण उसकी बॉडी ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। किस्मत से खाने की तलाश में उसे एक पुराना रेस्टोरेंट मिलता है जिसमें डीजल जनरेटर है। पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में ये प्योर गोल्ड है। और तो और फ्रीजर में अब भी कुछ कंज्यूमेबल मीट बचा हुआ है। हावर्ड उस रेस्टोरेंट को अपना नया शेल्टर बनाने का डिसाइड करता है। दिन में वो सप्लाईज जुटाने जाता है और रात में रॉटन मीट का फर्टिलाइजर बनाकर वेजीज ग्रो करने की कोशिश करता है। दिन 31, हावर्ड आसपास की जगहों पर ड्राइव करते हुए सोचता है कि आज वो क्या करेगा। उसे अपनी इमेजिनेशन में अपने कोवर्कर की आवाज सुनाई देती है जो उसे सीड्स खरीदने का आइडिया देता है। हालांकि हावर्ड को पता है कि ये सब उसके दिमाग की उपज है। फ्रस्ट्रेटेड होकर हावर्ड कहता है, बेटर आइडिया ये होगा कि मैं व्हील छोड़ दूं, कार किसी चीज से टकराएगी और मैं मर जाऊंगा, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। कोवर्कर उसे चीयर अप करते हुए कहता है कि उसने जो गार्लिक प्लांट किया था वो फाइनली स्प्राउट कर रहा है। लेकिन हावर्ड गुस्से में जवाब देता है, इसका वेजीज से कोई लेना देना नहीं है। पूरी सिटी डंप यार्ड लग रही है, हर जगह फ्लाइज हैं और सोते वक्त ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर वर्म्स चल रहे हैं। वो रात को सफोकेट करता है जैसे पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया हो। वो अब एक ब्रेकिंग पॉइंट पर है। हावर्ड अब पूरी तरह पागल हो चुका है। उसका कोवर्कर उसे स्पीच देते हुए कहता है, रियलिटी में वापस आओ, गेम तुम्हें नहीं, तुम गेम को कंट्रोल कर रहे हो। इसी बीच हावर्ड के कार के सामने कुछ कूदता है जो उसे ब्रेक मारने पर फोर्स करता है। तभी एक दूसरी कार उसके सामने आती है और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी कंपनी की डायरेक्टर सबरीना लुओ है। उसकी कार क्रैश होती है और एयरबैग्स डिप्लॉय होते हैं, उसके नहीं, कार के एयरबैग्स। क्रैश के बाद सबरीना बेहोश हो जाती है, लेकिन जब वो जागती है तो वो खुद को किसी और जगह पर पाती है। सबरीना देखती है कि किसी ने उसके फेस पर बैंडेड लगाया है और वो किसी वजह से लड़कों के कपड़े पहने हुए है। रूम से बाहर निकलने पर उसे एहसास होता है कि वो किसी रेस्टोरेंट में है। डीजल जनरेटर चल रहा है और टेबल पर फ्रेश फूड रखा है। ये सब समझने की कोशिश में वो हावर्ड को अपनी बियर्ड शेव करते हुए देखती है। 30 दिन अकेले बिताने के बाद और ऐसी सिचुएशन में हावर्ड ने सोचा कि उसे अच्छे से रेडी होना चाहिए। वो कहता है कि उसने उसके लिए खाना बनाया है और वो उसे साथ में खाने के लिए इनवाइट करता है। डिनर के दौरान सबरीना मेंशन करती है कि उसे हावर्ड कंपनी के डिनर से याद है, लेकिन उसे उसका नाम नहीं पता। हावर्ड अपना इंट्रोडक्शन देता है और नोटिस करता है कि इस गेम में सबरीना की कॉपी के पास रियल सबरीना की तरह मेमोरीज हैं। वो हावर्ड के सर्वाइवल स्किल्स से इंप्रेस होती है, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, शेल्टर और बाकी सब। वो उसे थैंक्स कहता है और उसके बारे में पूछता है कि उसने पिछले महीने कैसे बिताए। सबरीना बताती है कि अचानक सभी लोग गायब हो गए और वो पूरे महीने में उसे मिलने वाला पहला इंसान है। हावर्ड पूछता है कि अब उसका क्या प्लान है और वो एडमिट करती है कि उसने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। हावर्ड थोड़ा बोल्ड मूव करता है और उसे कहता है कि वो वहीं उसके साथ रहे। वो कहता है कि अगर वो बीमार पड़ेगी तो वो उसका ख्याल रख सकता है और यहाँ उसे हर जरूरत की चीज मिलेगी। ऐसी हालत में जहां कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, सबरीना इस ऑफर को एक्सेप्ट करती है, लेकिन वो वार्न करती है कि हावर्ड उसके टाइप का नहीं है और उसे कोई फनी चीज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हावर्ड जो कुछ दिन पहले अकेलेपन में मैनिक्विन से बात कर रहा था, उसके लिए ये क्लियरली एक विन थी। वो अग्री करता है और कहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबरीना उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसका फायदा नहीं उठाएगी और काम को शेयर करने का सजेस्ट करती है। हावर्ड मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि वो आज आराम करे क्योंकि असली काम कल से शुरू होगा। हालांकि हावर्ड ने रिजेक्शन को फेस किया, लेकिन वो अंदर से इमोशनली टूट चुका है। लेकिन उनका रिलेशनशिप अभी शुरू ही हुआ है। अगली सुबह हावर्ड एक तेज आवाज सुनकर जागता है। उसे लगता है सबरीना कुछ कर रही है और जब वो चेक करने जाता है तो वो हॉलवे में कई बॉक्सेस बिखरे हुए देखता है। जब वो पूछता है कि वो क्या कर रही है तो सबरीना बताती है कि उसने रेस्टोरेंट का स्टोरेज साफ करके उसे अपना रूम बना दिया है। वो कहती है कि अगर हावर्ड को कुछ चाहिए होगा तो वो बेल बजा सकता है। हावर्ड अपसेट हो जाता है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सबरीना ने वो मैनिक्विन भी फेंक दिया जिसे हावर्ड ने अपने अकेलेपन में अपना दोस्त बना लिया था। सबरीना कहती है कि वो मैनिकिन वापस ले आएगी, लेकिन हावर्ड गुस्से में कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं और खुद मैनिकिन लेने चला जाता है। जाने से पहले वो कहता है कि अब से दोनों अपना लॉन्ड्री और खाना खुद करेंगे। सबरीना हैरान होकर पूछती है, क्यों? हावर्ड जवाब देता है कि इससे वो एक दूसरे से कम मिलेंगे, साथ ही उसे हर वक्त खुद को डिफेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसे भी ऑकवर्ड महसूस नहीं होगा। क्लियरली अपसेट होकर वो कहता है कि भले ही वो एक खूबसूरत और अमीर औरत है जो कंपनी में उससे ऊंचे पद पर थी, लेकिन इस नई दुनिया में वो जेंटलमैन नहीं बनने वाला। दूसरे शब्दों में मैनिक्विन फेंकने के बाद हावर्ड पूरी तरह से चैड मोड में चला गया।
दिन 120। अपोकलिप्स के 180 दिन में से अब 120 दिन बीत चुके हैं। इन 3 महीनों में सिटी में काफी बदलाव आ चुके हैं। वेदर ठंडा हो गया है और बदबू गायब हो चुकी है। सबरीना ने फ्लावर पॉट्स से जगह भर दी है, जिससे एटमॉस्फेयर काफी बेहतर हो गया है। लेकिन पहले झगड़े के बाद वो दोनों अब भी बेरली बात करते हैं। सबरीना को साइलेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हावर्ड क्लियरली परेशान है। हावर्ड अभी भी अपने मैनिक्विन डोनाल्ड से बात करता है, जो इस अपोकलिप्स में उसका अकेला दोस्त है। वो मैनिक्विन से कहता है कि आज वो फिशिंग पर जाएंगे। वो पूछता है कि डोनाल्ड स्पॉइल्ड मीट पसंद करेगा या रैट मीट। थैंकफुली डोनाल्ड डिसाइड करता है कि वो फिशिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले वो जू में टाइगर से मिलने के लिए रुकता है। टाइगर जू के बाकी एनिमल्स और हावर्ड के लाए हुए मीट पर सरवाइव कर रहा है। अचानक टाइगर के इंस्टिंक्ट्स किक इन करते हैं और वो एक डियर पर अटैक करने भागता है। हावर्ड नोटिस करता है कि ये डियर जू का नहीं है, बल्कि ये वाइल्ड डियर है। ये दिखाता है कि नेचर सिविलाइजेशन को रिक्लेम कर रही है। जैसे ही वो ये प्रोसेस कर रहा होता है, वेदर बदलने लगता है। एटमॉस्फेयर ईरी हो जाता है, थंडर रंबल करती है और एक तेज विंड चलने लगती है। ये एक टाइफून है। हावर्ड अपनी कार में भागता है, इन सबको समझने की कोशिश करते हुए। इतना बड़ा टाइफून अचानक एक सनी डे पर कैसे आ सकता है? फिर हावर्ड को याद आता है कि ये सब एक सिमुलेशन है और ये टाइफून शायद गेम का एक और चैलेंज है। प्रॉब्लम ये थी कि सबरीना हर दिन साइकिल से माउंटेन पर जाती है और टाइम को देखते हुए वो इस वक्त माउंटेन के टॉप पर होनी चाहिए। धरती पर बची आखिरी औरत को खोने का रिस्क न लेते हुए प्रोटैगनिस्ट अपनी कार लेकर शेल्टर की तरफ जाता है। भले ही वो दोनों बात नहीं कर रहे थे, हावर्ड उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था, वरना वो फिर से पूरी तरह अकेला रह जाएगा। शेल्टर पर पहुंचने पर हावर्ड देखता है कि दरवाजा खुला है, यानी सबरीना अभी तक वापस नहीं आई है। वो तुरंत माउंटेन की ओर निकलता है, जहां वो यूजुअली जाती थी। वेदर और खराब होता जा रहा था। बारिश, तेज हवाएं और हर जगह बिजली चमक रही थी। आखिरकार हावर्ड उसे देखता है। सबरीना एक पोल के अगेंस्ट लीन कर रही थी और उसके पैर में गहरी चोट थी। हावर्ड उसे अपनी बाहों में उठाकर सेफ्टी के लिए वापस ले आता है। वो दोनों एक मैंशन में सेफ होते हैं, जहां सबरीना पहले विजिट करती थी। लेकिन सबरीना पूरी तरह से भीगी और कांप रही थी। हावर्ड उसकी वुंड्स चेक करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहता है, अभी अपने आप को टफ दिखाने का टाइम नहीं है। अगर इन्फेक्शन हो गया तो तुम मर सकती हो। लेकिन वो फिर भी मना कर देती है और कहती है कि उसे खुद का ख्याल रखना आता है। भाई साहब, पूरी दुनिया में सिर्फ ये 2 लोग बचे हैं और इमरजेंसी सिचुएशन में भी इन दोनों का झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। हावर्ड कहता है कि उसके पास एक प्लान है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि टाइफून कितने दिन चलेगा और उनका पुराना शेल्टर पूरी तरह पानी से डूब सकता है। वो सजेस्ट करता है कि इस मैंशन को नया शेल्टर बना लेते हैं। सबरीना सिंपली अग्री करती है और पूछती है कि अब उसे क्या करना होगा। हावर्ड कहता है कि क्योंकि उसका पैर इंजर्ड है, वो ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे यहीं रहकर वेट करना होगा। फिर हावर्ड निकल पड़ता है, जबकि सबरीना वहीं रहती है। वेदर और खराब हो रहा था, इतना कि बर्फबारी शुरू हो गई। शेल्टर पहुंचने पर हावर्ड देखता है कि सब कुछ डूब चुका है और उनका जनरेटर भी खराब हो चुका है। वो जितना हो सके उतना खाना लेता है, लेकिन पानी और तेज हवाओं की वजह से सारे हार्वेस्टेड वेजिटेबल्स गिर जाते हैं। हावर्ड जो कुछ भी बचा सकता है उसे लेकर वहां से भाग जाता है। हालात बहुत खराब थे। उनके पास खाना सिर्फ 2 दिन के लिए बचा था। इस सिचुएशन में फिश पकड़ना भी इम्पॉसिबल था। डेड एंड पर खड़े होकर हावर्ड कुछ ऐसा सोचता है जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। वो जू पहुंचता है, जहां टाइगर चोटिल हालत में बैठा था। टाइगर शायद किसी फाइट में था। हावर्ड का प्लान था कि टाइगर के हंटिंग स्किल्स का यूज करके खाना जुटाए, लेकिन टाइगर की हालत देखकर वो पहले उसके घाव ठीक करने की सोचता है। लेकिन टाइगर हिलता तक नहीं। हावर्ड चिल्लाकर टाइगर को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर जोर से दहाड़ता है, जैसे वो कह रहा हो कि वो अपनी मर्जी से चलेगा। हावर्ड खुद को याद दिलाता है कि ये बस एक गेम है और उसे इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वो टाइगर को पीछे छोड़कर चला जाता है। मैंशन वापस पहुंचने पर हावर्ड देखता है कि सबरीना साइडवॉक पर गिरी हुई है। वो पूछता है कि क्या हुआ और सबरीना कहती है कि वो रेन वाटर कलेक्ट कर रही थी बॉयल करने के लिए, लेकिन वो गिर गई और अब उठ नहीं सकती। हमारा हीरो उसे अंदर ले जाता है और यहाँ एक इंटरेस्टिंग सीन बनता है। हावर्ड अपने अल्ट्रा चैट मोड में गुस्से में सबरीना से कहता है कि अब से डिसीजंस वही लेगा। वो उसे बेड पर फेंकता है और कहता है कि वो फर्स्ट एड किट लेने जा रहा है। सबरीना का घाव साफ करने के बाद वो पूछती है कि हावर्ड का अगला प्लान क्या है। हावर्ड बताता है कि उसने एक बार डियर का झुंड देखा था और वो कल उन्हें हंट करने की कोशिश करेगा। सबरीना उसे याद दिलाती है कि जंगली डियर हमेशा खतरे की स्मेल याद रखते हैं और अलर्ट रहते हैं। हावर्ड कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास वेपन्स हैं। फिर हावर्ड उसे वो पिस्टल दिखाता है जो उसे उसके पुराने शेल्टर से मिली थी। वो कहता है कि उसने गन में बुलेट्स छोड़ी हैं और उसे वापस दे देता है। सबरीना पूछती है कि क्या हावर्ड खुद इसे नहीं रखना चाहता। हावर्ड मना कर देता है और उम्मीद करता है कि इस जेस्चर से शायद सबरीना का ये डर कम हो जाए कि वो उसका फायदा उठा सकता है। वो दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं, क्योंकि हावर्ड को हंट के लिए प्रिपेयर करना था। डे 121, अपोकलिप्स का नया दिन आता है। बाहर बर्फ गिर रही थी। हावर्ड खुद को गर्म कपड़ों में ढकता है और हंटिंग के लिए निकलता है। वो सोचता है कि उसे चिकन मारना भी नहीं आता, तो वो डियर को कैसे पकड़ेगा।
लेकिन इसी बीच एक भूखे वुल्व्स का झुंड उसे घात लगाकर देख रहा होता है। हावर्ड हंट के लिए निकलता है। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसकी सांसें भाप में बदल रही थीं। स्नो में बस उसकी फुटस्टेप्स और विंड की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसे कुछ सुनाई देता है। वो तेजी से मुड़ता है और पोजीशन लेता है। लेकिन जब वो शूट करने को रेडी होता है तो वहां कुछ नहीं होता। ये कितनी बार हो चुका था उसे खुद भी याद नहीं। वो उन्हें सुन सकता था। यकीनन वो पास ही होंगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उसकी हर मूव के बारे में पता हो। शायद सबरीना सही थी। डियर उसकी सेंट पहचान सकते हैं। एनर्जी वेस्ट करने से थककर वो फिशिंग नेट ट्राई करने का डिसाइड करता है। प्रॉब्लम ये थी कि एक खतरनाक स्टॉर्म अभी खत्म हुआ था और ऐसी सिचुएशन में रिवर की करंट बहुत तेज हो जाती है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट की परवाह किससे थी? उसने नेट डाल ही दिया। अब वो बस यही प्रे कर रहा था कि सब सही हो जाए। और तभी उसे नेट में एक जोरदार टग महसूस होती है। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, वो लिटरली रिवर में खींच लिया जाता है। सोचो ये कितना ठंडा होगा। जहां मुझे ठंडी में नहाने का सोचकर ही गूज़बम्प्स आ जाते हैं, वहां लिटरली बर्फीले पानी में गिर जाना, सोच के ही हालत खराब हो गई। जैसे ही वो पानी से बाहर आता है, उसे फिश पकड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। अब बस उसे घर जाकर आग के पास गर्म होने का ख्याल आता है। लेकिन तभी वो देखता है वही चीज जिसके लिए वो निकला था, एक डियर। वो तुरंत छिप जाता है ताकि डियर उसे न देख सके और अपने बैग से गन निकालने लगता है। आखिरकार उसने शॉटगन निकाली। अब बस सही एम करना था और शूट करना था। प्रोटेगनिस्ट गहरी सांस लेता है और शॉट मिस कर देता है। शॉटगन की रिकॉइल इतनी तेज थी कि वो उसकी नाक पर जोर से लगी, जिससे वो ब्लीड करने लगा। सीरियसली ये प्रोटैगनिस्ट वाकई क्लूलेस है। उसने रिसोर्सेज बर्बाद कर दिए, फ्रीजिंग वाटर में गिर गया, खुद को चोट पहुंचाई और अब ऑब्वियसली वुल्व्स। लेकिन लकीली इस बार उसके पास शॉटगन थी जिससे उसकी जान बच सकती थी। अनलाइक और प्रोटैगनिस्ट, वुल्व्स बिल्कुल बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने समझ लिया कि ये आदमी के पास वेपन्स है और उन्होंने अटैक करने की बजाय वहां से भागना बेहतर समझा। प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आया, लेकिन अपनी हालत में उसे थैंकफुल होना चाहिए था। मैंशन वापस पहुंचकर प्रोटैगनिस्ट देखता है कि लड़की ब्लैंकेट में लिपटी हुई आग के पास खुद को गर्म कर रही थी। फाइनली उसके लिए कुछ सही हो रहा था। बिना वक्त गवाए वो जल्दी से अपने कपड़े उतारने लगता है। लेकिन ठंडे पानी में गिरने के बाद उसे असल में बस फायर के पास गर्म होना था। लड़की शुरुआत में थोड़ी शाई थी, लेकिन फिर उसने प्रोटैगनिस्ट के वॉलेट में एक फोटो देख ली जिसमें एक और औरत थी जो काफी वेल एंडाउड थी। वो पूछती है कि ये कौन है। प्रोटैगनिस्ट, जो अब आग के पास पूरी तरह से नेकेड है, कहता है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। सबरीना कहती है कि वो क्यूट लग रही है और पूछती है कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ। वो बताता है कि उसे फैमिली चाहिए थी, लेकिन वो इसके लिए रेडी नहीं थी। फिर वो सबरीना से पूछता है कि क्या वो किसी को डेट कर रही है। अनफॉर्चुनेटली सबरीना हाँ कहती है। वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड लॉरेंस एमआईटी से पीएचडी होल्डर और एक टेक्नोलॉजी कंपनी का सीईओ है। बेसिकली वो एक बिग शॉट है। प्रोटैगोनिस्ट इस मौके का फायदा उठाते हुए कहता है कि वो सक्सेसफुल होगा, लेकिन उसका टेस्ट खराब है क्योंकि सबरीना जैसी औरत के साथ रहना टॉर्चर है। ब्रूनेट ये सुनकर चिढ़ जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन गुस्से में वो भूल जाती है कि वो वहां नेकेड है। जब उसे ये रियलाइज होता है, वो अपने आईज कवर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी में ब्लैंकेट गिर जाती है और कुछ ऐसी चीजें एक्सपोज्ड हो जाती है जो मैं आपको यूट्यूब पे तो नहीं दिखा सकता। प्रोटैगोनिस्ट इस नजारे से इतना शॉक होता है कि उसकी नाक से खून बहने लगता है। वुमन शर्मिंदा होकर चीजें उस पर फेंकती है और उसे तुरंत बाहर निकलने को कहती है। प्रोटैगोनिस्ट बाहर तो चला जाता है, लेकिन उस खूबसूरत सीन को याद करते हुए। हालांकि इस टाइम पर इरेक्शन भी भूख और हालत सुधारने में मदद नहीं करता। अगले दिन हमारा हीरो फिर से डियर हंट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बस डियर की शैडो ही देख पाता है। हर बार जब वो पास आता है, डियर गायब हो जाते हैं। ऊपर से असल जिंदगी में उसने कभी गन भी नहीं चलाई थी, तो अब समझ सकते हो कि वो पहले बेवकूफ जैसा बिहेव क्यों कर रहा था। लेकिन वो कोशिश करता रहता है, भले ही रिजल्ट्स न मिले। अच्छी चीज ये थी कि अब ब्रूनेट उससे थोड़ी ज्यादा बात कर रही थी और वो खाली हाथ लौटने पर कंप्लेन भी नहीं करती। हालांकि वो धीरे धीरे कमजोर लगने लगी थी, जो एक अच्छा संकेत नहीं था। उसकी इंजरीज भी ठीक होती नहीं दिख रही थी। प्रोटैगनिस्ट ने एक ट्रैप सेट करने की बात की, एक पिट जिसमें नीचे शार्प वुडन स्टेक्स थे जिसे कैबेज लीव्स से कवर किया गया था। उसकी उम्मीद थी कि सर्दी में डियर्स इस टेम्पटेशन को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। सबरीना कहती है कि उसे ये डिस्कस करना चाहिए था क्योंकि इस सिचुएशन में इतना मैनुअल काम करना रिस्की है। प्रोटैगोनिस्ट जवाब देता है कि वो अब अपने लिमिट पर है और ऐसी एक और ट्रैप सेट करने की स्ट्रेंथ उसमें नहीं है। बेसिकली उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अगले दिन या तो वो सरवाइव करेंगे या नहीं। अगले दिन जब वो ट्रैप चेक करने पहुंचता है तो देखता है कि वो काम नहीं कर रहा। वेट, नहीं, वहां खून था। जानवर शायद वहां से भाग गया। वो तुरंत खून के ट्रेल को फॉलो करता है, ये प्रे करते हुए कि शायद जानवर मर चुका हो। आखिरकार वो एक क्लियरिंग पर पहुंचता है जहां दो वुल्व्स एक जानवर का मांस खा रहे थे, शायद वही जानवर जो उसका खाना बनने वाला था। रियलाइजिंग कि ये अब डू और डाई मोमेंट है, वो अपनी गन निकालता है और भूख, डर और गुस्से की फ्रेंजी में जानवरों पर फायर करता है। ऑब्वियसली वो सारे शॉट्स मिस कर देता है और जानवर भाग जाते हैं अपने साथ डेड डियर के टुकड़े लेकर।
ये देखकर कि उसकी स्टारवेशन से बचने की आखिरी उम्मीद उसकी आंखों के सामने खत्म हो गई, प्रोटैगनिस्ट बर्फ में घुटनों के बल गिर जाता है। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि ये बस एक गेम है और उसे अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन सच ये है कि बार बार फेल होने की फ्रस्ट्रेशन उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है जैसे कोई अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हो। और इसी तरह हम अपोकलिप्स के दिन 126 पर आ जाते हैं। उनके पास खाने को बस एक टोमेटो और एक कैबेज लीफ बचा है। सबरीना कहती है कि ये हावर्ड खा ले क्योंकि उसने लेटली कोई मदद नहीं की। हावर्ड कहता है कि वो दोनों मर रहे हैं, उसे इतना प्राउड होने की जरूरत नहीं। सबरीना साइलेंटली एग्री करती है। फिर वो उसे बताती है कि जब तक वो 18 साल की नहीं हुई थी तब तक वो बस एक पपेट थी जिसे दूसरे मैनिपुलेट करते थे, खास तौर पर उसके ऑथोरिटेरियन पिता। वो अक्सर उसे उसके रूम में बंद रखते थे। वो उसे बच्चों के साथ बाहर खेलने तक नहीं देते थे। हालत तो ये थी कि उसे ड्राइंग तक नहीं करने दी जाती थी। उसके पिता कहते थे कि वो अपने सिबलिंग्स से अलग है और सूनर और लेटर वो फैमिली को अपनी माँ की तरह छोड़ देगी। उसके पिता के इमोशनल इश्यूज थे और वो सब उस पर निकालते थे। उनका कहना था कि वो फैमिली का ऑनर तभी बढ़ा सकती है जब वो उनकी हर बात माने और फैमिली की पावर के बिना वो कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि अब वो इतना इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। ये उसके ट्रॉमा से डील करने का तरीका है। हावर्ड कहता है कि वो उसे समझ सकता है क्योंकि उसकी भी लाइफ काफी खराब रही। वो बताता है कि उसने हमेशा हर काम में पूरी कोशिश की, लेकिन उसे कभी रिवॉर्ड नहीं मिला। उसने हमेशा एक मीडियोकर लाइफ जी और किसी ने भी उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया। सबरीना पूछती है कि क्या उसमें कोई स्ट्रेंथ है जो उसे दूसरों से अलग बनाती हो। हावर्ड कहता है कि अगर उसमें कोई स्ट्रेंथ है तो वो है कभी हार न मानना। सबरीना कहती है कि दुनिया मेहनती लोगों से भरी है, लेकिन रिकॉग्नाइज वही होते हैं जो दूसरों से ज्यादा शाइन करते हैं। वो बताती है कि उसका पर्पस है इंडिपेंडेंट बनना और हावर्ड तब अपने पर्पस को समझेगा जब वो सच में किसी चीज के लिए पूरी कोशिश करेगा। हावर्ड पूछता है कि क्या अगर वो सबरीना को सरवाइव करने में हेल्प करे तो क्या उसे उसकी रिकॉग्निशन मिलेगी। वो कहता है कि उसने कभी किसी से बस ये सुनने की ख्वाहिश की है कि वो मैटर करता है। सबरीना कहती है कि अगर वो उसकी मदद लेती है तो वो कैसे साबित कर पाएगी कि वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन सच्चाई ये थी कि दोनों स्टारवेशन के करीब थे, इसलिए वो अपना प्राइड छोड़कर हावर्ड की मदद एक्सेप्ट कर लेती है। प्रोटेगनिस्ट कैबेज लीफ उठाता है और लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकलता है, इतनी वीकनेस के साथ कि वो कुछ भी करने के काबिल नहीं लगता। बाहर निकलने से पहले वो सबरीना से कहता है कि अगर वो 3 दिनों तक वापस न आए तो शायद वो मर चुका होगा और उसका शरीर मैंशन के ईस्ट साइड वाले स्ट्रीम में मिलेगा। वो कहता है कि अगर ऐसा हो तो वो सही डिसीजन ले। फिर वो उसे अकेला छोड़ देता है। मेंशन के बाहर हावर्ड डोनाल्ड द मैनिकन से बात करता है, जो इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में उसका एकमात्र दोस्त था। हावर्ड उसे बताता है कि उसने कभी सच में किसी चीज के लिए फाइट नहीं की क्योंकि उसमें करेज नहीं था। वो बस चीजों के लिए कंप्लेन करता रहा और दूसरों या दुनिया को ब्लेम करता रहा ताकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बच सके। वो हमेशा इजी वे चुनता था ताकि अनप्लेजेंट सिचुएशंस और टफ चॉइसेस से दूर रह सके। वो मानता है कि वो फैमिली, एक्स गर्लफ्रेंड, स्टडीज और यहाँ तक कि इस करंट सिचुएशन को भी बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता था। लेकिन अंत में वो हमेशा एक सेफ कॉर्नर में छिपकर रोता रहता था। प्रोटैगनिस्ट डोनाल्ड से कहता है कि अब वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा। फिर वो उसे मैंशन की बैल्कनी से नीचे फेंक देता है, जो उसके पुराने सेल्फ की डेथ को सिंबलाइज करता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और हम एक फेमिनिन हैंड को किचन में क्लीवर उठाते हुए देखते हैं। ये सबरीना है, जो एक गिरे हुए बॉडी, हावर्ड के लाइफलेस बॉडी के ऊपर खड़ी है। वो क्लीवर उठाती है और स्ट्राइक करती है, लेकिन तभी उसकी आंखें खुलती हैं। ये बस एक सपना था। हावर्ड के जाने से पहले कहे गए वर्ड्स का उस पर इतना असर हुआ कि उसने ऐसा ड्रीम देखा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम सोचें तो ये दोनों एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में है, जो एक ड्रीम के रूप में बनाया गया था। प्रोजेक्ट का नाम लिटरली ड्रीम लैंड है, तो इस दुनिया में ड्रीम होना ही बहुत बड़ी बात है। एनीवे, चलिए अपोकलिप्स के दिन 127 पर चलते हैं। हावर्ड को हम स्नो शवल करते और नदी के पास जाते देखते हैं, वही नदी जिसमें वो पहले गिरा था। उसे याद आता है कि जब वो रिवर में गिरा था, वो एकमात्र टाइम था जब वो डियर के करीब पहुंच पाया था। बाकी टाइम्स डियर हमेशा उसकी रीच से बाहर रहे, शायद इसलिए क्योंकि पानी ने उसकी सेंट को कवर कर दिया था। ये रियलाइज करते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जो एक गैम्बल है, लेकिन इस करंट सिचुएशन में यही उसका लास्ट चांस है। वहीं दूसरी ओर सबरीना खुद को जागते रहने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि वो उस डरावने सपने को फिर से नहीं देखना चाहती। भूख और नींद की कमी की वजह से उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है, जो उसे पैथेटिक कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर उसने उनके बताए रास्ते को फॉलो किया होता तो वो इस हालत में ना होती। वो हेलुसिनेशन पर चिल्लाती है कि वो गायब हो जाए, और टेम्परेरीली ये काम भी करता है। फिर वो टोमेटो उठाती है, जो लिटरली उसके पास खाने की अकेली चीज बची है, और उसे हावर्ड के वो शब्द याद आते हैं जो उन्होंने डील के वक्त कहे थे। इससे उसे मोटिवेशन मिलता है कि उसे लड़ाई जारी रखनी है।
और ये साबित करना है कि वो अकेले सर्वाइव कर सकती है। कुछ घंटे बीतते हैं और हम उसे जागने की स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, जब तक कि उसे एक अजीब सी आवाज नहीं सुनाई देती। वो देखती है कि एक रैट उसका टोमेटो खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी भी नहीं बची कि वो कुछ कर सके। वो बस देखती रहती है। तभी उसके पिता का हेलुसिनेशन फिर आता है, हंसते हुए, उसकी वीकनेस पर तंज कसते हुए। वो कहते हैं कि उसने जो चॉइसेस की हैं, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करने की बजाय उनके चुने हुए रास्ते को रिजेक्ट करना, वो गलत थी। फिर हमें पता चलता है कि लॉरेंस, जो उसका सपोज्ड हस्बैंड था, असल में एक बूढ़ा और बीमार आदमी था। हाँ, वो बहुत अमीर था, लेकिन मरने की कगार पर था और उसे बस उसके साथ रहना था। उसके मरने के बाद वो उसकी सारी वेल्थ इनहेरिट कर लेती। मतलब उसका मैरिज भी उसके पिता ने अरेंज किया था। उसके पिता कहते हैं कि अगर वो इतनी सी तकलीफ नहीं सह सकती, तो वो खुद को कैसे संभालेगी? वो कहते हैं कि वो स्ट्रांग वुमन बनने के लिए नहीं बनी है। वो बस एक एक्ट कर रही है, लेकिन असल में वो एक फ्रेजाइल और पैथेटिक औरत है, जिसे चूहे खा जाएंगे। ओह मैन, ये स्टोरी काफी हैवी होती जा रही है। तभी सीन बदलता है और हम एक डियर को स्नो में पत्ता खाते हुए देखते हैं। सीन फिर से सबरीना पर शिफ्ट होता है। उसके हाथ में वो गन है जो प्रोटैगनिस्ट ने उसे दी थी। वो कहती है कि उसे बचाने के लिए किसी की जरूरत नहीं और उसे खुद अपनी लाइफ बचानी है। हम रैट की आंख में उसकी गन का रिफ्लेक्शन देखते हैं और साथ ही डियर की आंख में शॉट गन का रिफ्लेक्शन। हाँ, ये हावर्ड का प्लान था। उसने खुद को स्नो में बरी कर दिया और तब तक इंतजार किया जब तक डियर उसके ट्रैप में नहीं फंस गया। और वो मोमेंट आ ही गया। उसी समय हावर्ड डियर पर शॉटगन चलाता है और सबरीना रैट को शूट करती है जो उसका खाना चुरा रहा था। और चैप्टर वहीं खत्म हो जाता है। अगला चैप्टर शुरू होता है डियर के बॉडी के साथ जो स्नो में पड़ा है, और उसी स्नो के बीच से हमारा प्रोटैगनिस्ट बाहर निकलता है एक अल्ट्रा चैड सिग्मा लुक के साथ। जब उसे पता चलता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ, तो वो हंसता है और अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करता है। वहीं दूसरी तरफ सबरीना अपना टोमेटो खा रही है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने रैट को रोस्ट भी कर लिया है जिसे उसने मारा था। हाँ, अपोकलिप्स ऐसा ही होता है। तभी कोई रूम में एंटर करता है। ये हावर्ड है जो अपने साथ वो डियर लेकर आया है जिसे उसने हंट किया। सबरीना स्पीचलेस रह जाती है कि उसने कैसे सक्सीड किया, लेकिन हावर्ड बिना खाए और शायद बहुत देर तक ठंड में रहा है। वो वीक हो जाता है और फ्लोर पर कोलैप्स कर जाता है। सबरीना तुरंत उसे हेल्प करने के लिए उठती है और देखती है कि उसकी क्लोथ्स पर बर्फ जमी हुई है। मतलब उसने इस डियर को लाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। कुछ घंटे बाद हम देखते हैं कि सबरीना ने डियर का मीट काट लिया है और टब में पानी गर्म कर रही है ताकि हावर्ड को उसमें डाल सके और वो रिकवर कर सके। वो उससे पूछती है कि क्या वो बेटर फील कर रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर हावर्ड उसका हाथ पकड़ता है और वीक वॉइस में उसे बुलाता है। वो उसके करीब आती है और हावर्ड उससे पूछता है कि क्या उसने उसका रिकॉग्निशन अर्न कर लिया। सबरीना सरप्राइज्ड हो जाती है लेकिन कहती है, हाँ, तुम अमेजिंग हो। ये सुनकर हावर्ड खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली उसे किसी ने रिकॉग्नाइज किया। कुछ समय बाद डियर मीट का सूप तैयार हो चुका है। सबरीना हावर्ड को खाने के लिए बुलाती है, लेकिन हावर्ड रिस्पॉन्स नहीं करता। वो अभी भी बहुत अनवेल लगता है। ये देखकर सबरीना कुछ डिसाइड करती है। वो उसका मुंह खोलती है और उसे फीड करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसे नहीं। वो लिटरली अपना खाना अपने माउथ से उसके माउथ में देती है, जैसे बेबी बर्ड को खाना खिलाते हैं। ऑनेस्टली ये बहुत ग्रोस है, मुझे नहीं पता था ये छपरी है। घंटों बाद भी हमारा प्रोटैगनिस्ट बेड पर पड़ा है, वो ठंड से कांप रहा है। सबरीना उस पर 3 ब्लैंकेट्स डालती है, लेकिन उससे लगता है कि ये शायद इनफ नहीं होगा। फिर वो हावर्ड को देखती है, अपने होंठ काटती है और वही करती है जो आप सोच रहे हैं। वो अपने कपड़े उतारकर हावर्ड के साथ लेट जाती है ताकि अपने बॉडी हीट से उसे वार्म कर सके। फिर वो उससे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। अपोकलिप्स के दिन 130 की शुरुआत होती है और हावर्ड जागता है, लेकिन इस बार अनलाइक बाकी दिनों वो अकेला नहीं है। वो अपने पास देखता है और पाता है कि सबरीना उसके साथ कडलिंग पोजीशन में सो रही है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है, खासकर जब उसे एहसास होता है कि सबरीना पूरी तरह नेकेड है। सबरीना नोटिस करती है कि हावर्ड जाग गया है और जैसे ही वो उठने लगती है, हावर्ड उसे रोकता है, ये कहते हुए कि वो अभी भी अनवेल फील कर रहा है। फिर वो उससे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है और कहती है कि फिर से बताओ कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ था। हावर्ड कहता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को लगा कि वो दोनों अभी इतने यंग हैं कि कुछ सीरियस सोचा जाए। सबरीना दूसरे रीजन के बारे में पूछती है और हावर्ड कहता है कि क्योंकि वो एक फैमिली चाहता था। सबरीना कहती है कि उसे भी एक फैमिली चाहिए। हावर्ड ये सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि सबरीना तो खुद को एक इंडिपेंडेंट वुमन साबित करना चाहती थी। सबरीना कहती है कि वो ऐसा ऑलरेडी कर रही है। सक्सेसफुल होना प्रूफ नहीं है, ये तो बस एक गोल था जो उसने खुद के लिए सेट किया था ताकि उन लिमिटेशंस को तोड़ सके। लेकिन असल में उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जैसे वो एक प्रिजन से निकलकर दूसरी में चली गई। वो कहती है कि वो खुद को कैसे इंडिपेंडेंट कह सकती है जब पूरे दिन वो कोई डिसीजन अकेले नहीं ले सकी। प्रोटेगनिस्ट ये सुनकर चुप हो जाता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी कोई गोल सेट ही नहीं किया। वो उससे पूछती है, क्या तुम मेरे साथ फैमिली नहीं बनाना चाहते? अब ऐसी सिचुएशन में ना कहना कैसे पॉसिबल है? प्रोटेगनिस्ट थोड़ा रुकता है, जिससे सबरीना को लगता है कि उसने ये बात कहने में शायद जल्दबाजी कर दी। लेकिन फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि यही तो वो हमेशा से चाहता था।
आखिरकार दूसरों से रिकॉग्निशन पाने के लिए इतनी मेहनत करते करते उसने खुद की फैमिली बनाने का सपना ही छोड़ दिया था। सबरीना कहती है कि वो दोनों साथ मिलकर सरवाइव करेंगे और वो कहता है हाँ, अब मेरी मोटिवेशन यही है कि मुझे फैमिली बनानी है। और फिर दोस्तों, फाइनली वो दोनों किस करते हैं। स्टोरी के फाइनल क्लाइमैक्स में सबरीना को याद आता है कि जब वो टीनेजर थी तब उसके पिता ने लिटरली उसके हाथ पैर बांध दिए थे और उसके मुंह पर कपड़ा लगा दिया था। फिर वो कहते हैं कि अब टाइम आ गया है कि उसे अडल्ट्स की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया जाए। इसके बाद वो एक आदमी और औरत को बुलाते हैं जो उसके कमरे में एंटर करते हैं। उसके पिता उन्हें कपड़े उतारने को कहते हैं और वही करने को कहते हैं जो आप सोच रहे हैं। सबरीना अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है ताकि वो ये सब ना देखे, लेकिन उसके पिता जबरदस्ती उसका चेहरा पकड़कर उसे ये सब देखने पर मजबूर करते हैं। वो कहते हैं कि उसे ये सीखना होगा ताकि वो उस बूढ़े आदमी को प्लेजर दे सके जिससे उसकी शादी होने वाली थी। सीरियसली इस इंसान के दिमाग में कुछ बहुत बड़ी खराबी है। फिर वो कुछ ऐसा कहते हैं जो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। वो मेंशन करते हैं कि अगर दोनों असली फादर और डॉटर की तरह दिखें तो बेहतर होगा और इसके लिए वो उसका नाम बदल देंगे। उसी समय से उसका नाम सबरीना लुओ रखा जाता है। लेकिन अनक्लियर है कि ये सब तब हुआ जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी या किसी और वजह से। शायद फ्यूचर में इसे और एक्सप्लेन किया जाएगा। खैर, उनके लव एक्ट के बाद स्टोरी में एक मंथ का टाइम स्किप होता है। अब अपोकलिप्स का दिन 100-60 है। तब से हावर्ड और सबरीना एक कपल की तरह रह रहे हैं। हालांकि हावर्ड पूरी तरह से उस नियर डेथ एक्सपीरियंस से रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन अब वो काम कर सकता है। डियर का मीट खत्म हो गया है, लेकिन वो नदी से फिश पकड़ने में सक्सेसफुल हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक वेजिटेबल ग्रीन हाउस पर काम शुरू किया है और सबरीना इसमें काफी मेहनत कर रही है। सबरीना हावर्ड को बुलाती है और कहती है कि उसके पास उसके लिए एक गिफ्ट है। हावर्ड एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है कि ये शायद कुछ नॉटी होगा, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि ऐसा नहीं है। सबरीना ने उसके लिए डियर स्किन का पोंचो बनाया है जो हंटिंग के दौरान बहुत यूजफुल साबित होता है। अब हावर्ड की किस्मत बदल गई है। हंट के बाद घर लौटते समय वो उस लैंप पोस्ट को देखता है जहां उसने हफ्तों पहले स्टॉर्म में सबरीना को पाया था। नॉस्टैल्जिक होकर वो उन प्लेसेस पर जाता है जहां उसने अपोकलिप्स के शुरुआती दिन बिताए थे। वो पुराने रेस्टोरेंट जाता है, डोनाल्ड अपने मैनेकिन फ्रेंड को याद करता है और उस जगह से गुजरता है जहां अपोकलिप्स के पहले दिन उसके सामने प्लेन एक्सप्लोड हुआ था। फिर वो जू जाता है अपने टाइगर फ्रेंड को देखने। वो टाइगर को आवाज लगाता है, हाथ में पूरे डियर की लेग लेकर उसे ऑफर करने के लिए, जब उसे एक तेज रोर सुनाई देता है। हालांकि उसका पैर बुरी तरह इंजर्ड है, फिर भी वो आवाज की ओर भागता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका टाइगर फ्रेंड एक वुल्व्स के पैक से अटैक हो रहा है। वो तुरंत अपनी शॉटगन निकालता है। वुल्व्स उसे नोटिस करते हैं, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करें, हावर्ड ट्रिगर दबा देता है जिससे वुल्व्स डर कर भाग जाते हैं। हावर्ड टाइगर की तरफ देखता है और कहता है अब सब ठीक है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो देर से पहुंचा। टाइगर बुरी तरह से घायल है, वो बस हल्की सी परिंग की आवाज निकाल रहा है। हावर्ड उसे काम करने के लिए उसके पास जाता है। उसके और टाइगर के बिताए पलों की यादें उसकी आंखों में घूमने लगती हैं। टाइगर एक लॉयल क्रीचर था। हावर्ड उससे माफी मांगता है कि वो समय पर नहीं पहुंच सका। टाइगर अपनी आंखों से हावर्ड को देखता है, जैसे वो समझ रहा हो कि वो क्या कह रहा है। हावर्ड कहता है कि जल्द ही तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा। फिर वो अपनी शॉटगन उसके सिर पर एम करता है और कहता है कि वो उसे याद करेगा और उसके लिए बदला लेगा। टाइगर समझ जाता है कि उसका एंड आ गया है। हावर्ड की आंखों से एक आंसू गिरता है और फिर वो ट्रिगर दबा देता है और इसी के साथ उस टाइगर की लाइफ खत्म हो जाती है। दोस्तों, नेचर वाकई बहुत क्रूल है। स्टोरी आगे बढ़ती है और हम हावर्ड को बाथ टब में सबरीना के साथ देखते हैं। वो नोटिस करती है कि हावर्ड थोड़ा डाउन लग रहा है और पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। हावर्ड कहता है कुछ नहीं, बस हर दिन ठंड बढ़ती जा रही है और बाहर की दुनिया और भी खतरनाक होती जा रही है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो अगले कुछ दिनों तक घर में रह सकती है। वो फिर कहता है मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, बस थोड़ा वरीड हूं। सबरीना कहती है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी मुझे ग्रीन हाउस में काफी काम करना है। रोमांटिक एटमॉस्फेयर के बीच वो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन जैसा कहते हैं प्रोटैगनिस्ट की खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। हावर्ड को जल्द ही वापस हंटिंग पर जाना पड़ता है। अब हावर्ड एक अल्ट्रा चैड सिग्मा बन चुका है। वो डियर स्किन आउटफिट पहनकर अपनी सेंट को मास्क करता है। वो शॉटगन और मिलिट्री नाइफ को परफेक्ट तरीके से हैंडल करना सीख चुका है। अब वो एक किलिंग मशीन बन चुका है। लेकिन जैसे हावर्ड ने सर्वाइवल टैक्टिक्स सीखी, वैसे ही वुल्व्स ने भी। हम देखते हैं कि वुल्व्स का एक पैक डियर के ग्रुप का पीछा कर रहा है। एक वुल्फ एक डियर पर लीप करता है अपने शार्प फैंग्स से उसे मारने के लिए, लेकिन फिर वो कुछ सुनता है, शायद कोई डियर पीछे रह गया हो। वुल्फ पोटेंशियल इजी प्रे की ओर भागता है, लेकिन ये एक ट्रैप था। एनिमल दर्द में चीखता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हावर्ड अल्टीमेट चैड मोड में जानवर के सामने खड़ा होता है। वो अपनी नाइफ उठाता है और एक ही बार में जानवर का काम तमाम कर देता है। एक और जानवर गिर गया। सबरीना उसे आवाज देती है, लेकिन वो ट्रांस में इतना खोया हुआ है कि उसे सुनता ही नहीं। आखिरकार उसकी दूसरी कोशिश उसे होश में लाती है। सबरीना कहती है कि वो बहुत एब्सेंट माइंडेड लग रहा है और पूछती है कि उसे क्या प्रॉब्लम है ताकि वो मदद कर सके।
हावर्ड बोलता है कि कुछ सीरियस नहीं है और उसे वापस सोने को कह देता है। सबरीना समझ नहीं पाती कि वो हावर्ड से और क्या कहे। थोड़ी देर बाद हावर्ड फिर से अपने ट्रांस में लौट आता है। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, वो वुल्व्स। अपने परिवार को इस खतरे से बचाना ही उसकी प्रायोरिटी है। उनकी पिछली मुठभेड़ के बाद ये 4 भेड़ियों का झुंड अब 3 रह गया है। एक अजीब आवाज सुनकर वे अलग अलग हो जाते हैं और हावर्ड उनके पास ही कहीं मौजूद है। एक भेड़िया एक झाड़ी के पास जाता है जो उसे कुछ अलग सी लगती है। वो झाड़ी से आ रही अजीब लेकिन जानी पहचानी गंध को सूंघता है। अचानक झाड़ी से एक और भेड़िया निकलता है। छोटा भेड़िया उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो समझ पाए, झाड़ी से एक शॉटगन का बैरल उसके मुंह में घुस जाता है। एक पॉइंट ब्लैंक शॉट उसके सिर को उड़ा देता है। बाकी 2 भेड़िए सब सुन लेते हैं और जल्दी ही हावर्ड को देख लेते हैं। हमारे प्रोटेगनिस्ट अल्ट्रा मास्टर सिग्मा चैड, वो 2 भेड़िए उसे घूरते हैं और उनकी नजरों में हत्या का इरादा साफ झलकता है। दिन है 170 और अपोकलिप्स का खेल खत्म होने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। लेकिन हावर्ड को इसकी परवाह नहीं है। उसके दिमाग में सिर्फ वो भेड़िए घूम रहे हैं। उनकी मर्डरस गेज उसके दिमाग में बस चुकी है। उसे तभी शांति मिलेगी जब वो बाकी दोनों भेड़ियों से भी निपट लेगा। सबरीना उसे बुलाती है और बताती है कि आज उन्होंने स्टीम्ड फिश और रोस्ट मीट बनाया है। वो सोचती है कि उसने खाना बनाने में इंप्रूवमेंट किया है और उसने ये स्पेशल लंच हावर्ड के लिए बनाया है। लेकिन हावर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि वो बस कुछ सूखा मांस लेगा और कुछ दिनों के लिए बाहर जाएगा। सबरीना फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। वो कहती है कि पिछले कुछ दिनों से हावर्ड जल्दी निकल जाता है और देर रात को लौटता है। वो पूछती है कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि वो साथ में खाना भी नहीं खा सकते। हावर्ड जवाब देता है कि उसे कुछ काम खत्म करने हैं ताकि वो चैन की सांस ले सके, और फिर वो उसके पास से इमोशनलेस सिग्मा की तरह निकल जाता है। सबरीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गुजारिश करती है कि वो कम से कम उसे ये बताए कि क्या चल रहा है। लेकिन हावर्ड सोचता है कि अगर उसने भेड़ियों का जिक्र किया तो सबरीना अपनी प्राउड नेचर की वजह से जरूर कुछ करने की कोशिश करेगी। इसलिए वो कहता है कि ये कुछ सीरियस नहीं है और सबरीना को टूटे हुए दिल के साथ छोड़ देता है। दिन 173। सबरीना हथौड़े की आवाज से उठती है और देखती है कि उसके कमरे की खिड़कियां पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। हावर्ड बाहर खड़ा सब कुछ नेल्स से बंद कर रहा है। वो कहता है कि ठंड बढ़ रही है, इसलिए उसने खिड़कियों को रीइंफोर्स कर दिया। सबरीना कहती है कि उसने उससे मदद नहीं मांगी थी। हावर्ड उसे तुरंत टोकता है और कहता है कि वो मजाक के मूड में नहीं है। सबरीना कहती है कि वो मजाक नहीं कर रही। हावर्ड अजीब बर्ताव कर रहा है और कुछ भी नहीं बता रहा, जैसे वो वापस उस समय पर लौट आए हों जब उन्होंने शुरुआत की थी। हावर्ड कहता है कि वो गलत सोच रही है, लेकिन सबरीना जोर देती है। वो कहती है कि उनकी रिलेशनशिप में उन्होंने जल्दबाजी की और पूछती है कि क्या उसने इसे बस एक वन नाइट स्टैंड समझा था। हावर्ड इस बात से इनकार करता है और कहता है कि वो जो कुछ भी वो कर रहा है इस घर की सुरक्षा के लिए कर रहा है। तभी सबरीना गुस्से में फट पड़ती है और कहती है कि आखिरकार हावर्ड को सब कुछ बताना होगा। अगर वो सच में इस घर को बचाना चाहता है तो उसे कम से कम उसकी इज्जत करनी चाहिए। हावर्ड कुछ देर के लिए चुप रहता है और फिर गुस्से में बोलता है कि उन्होंने तय किया था कि सबरीना घर में रहेगी जबकि वो खाना ढूंढने जाएगा, और वो जिस चीज से निपटने जा रहा है उसमें सबरीना उसकी मदद नहीं कर सकती। आखिरकार वो कहता है कि जब सब खत्म हो जाएगा तो वो उसे सब बता देगा। सबरीना निराश होकर उससे दूर चली जाती है और हावर्ड एक सच्चे इमोशनलेस सिग्मा की तरह सब कुछ अनदेखा करता है और सोचता है कि उसके पास नेल खत्म हो गए हैं। उसे हार्डवेयर स्टोर से और लाने होंगे। उसके दिमाग में सिर्फ वो 2 भेड़िए हैं और कैसे उन्होंने उसे बेवकूफ बनाया, यही उसके दिमाग में चल रहा है। बर्फबारी बढ़ रही है और जल्द ही उनके पैरों के निशान भी मिट जाएंगे। तापमान -3 डिग्री तक गिर गया है और हालात और खराब होने वाले हैं। उसे इन हंट से थोड़ा ब्रेक लेना होगा। उसका असली कंसर्न अब ये है कि कैसे उन्हें गर्म रखा जाए। भेड़ियों की समस्या से वो बर्फबारी रुकने के बाद निपटेगा। जब वो टूल स्टोर पहुंचता है तो देखता है कि ये काफी वेल मेंटेन्ड है और शायद उसे वहां हर वो चीज मिल जाएगी जो उसे चाहिए। वो अपनी जरूरत की चीजें ढूंढने लगता है, तभी उसे एक किताब मिलती है। जब हावर्ड देखता है तो उसे समझ आता है कि ये एक डीजल जनरेटर का मेंटेनेंस मैनुअल है। भाई किसने सोचा होगा। जैसे ही वो किताब को पलटता है उसे पता चलता है कि पुराने शेल्टर में जो जनरेटर उन्होंने छोड़ा था उसे वो इससे ठीक कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो इस बारे में सोचने लगता है, स्टोर का टीवी अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर स्टैटिक दिखने लगता है। हावर्ड चौंक कर उछल जाता है और फिर वो आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिमुलेशन एडमिनिस्ट्रेटर। वो उसकी तरफ देखता है लेकिन पहले तो कुछ समझ नहीं पाता। कुछ सेकंड बाद ही उसे याद आता है कि वो एक सिमुलेशन में है। वो पूरी तरह से भूल ही गया था। एआई उसे बताती है कि वो सिर्फ ये वार्न करने आई है कि सिमुलेशन 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा और उसे वापस लौटने की तैयारी करनी चाहिए। हावर्ड शॉक में आ जाता है क्योंकि पुराने जीवन में वापस जाना उसके दिमाग में कभी आया ही नहीं था। दृश्य बदलता है। सबरीना एक चिट्ठी लिख रही है। उसमें लिखा है कि उन्हें थोड़ा समय अलग बिताना चाहिए। वो कहीं और जा रही है और हावर्ड को उसके पीछे नहीं आना चाहिए। फिर वो मुड़ती है और चली जाती है।
दूसरी तरफ हावर्ड टीवी को टूटे हुए हालत में छोड़कर अपनी जरूरत की सारी चीजें इकट्ठा करता है और निकलने की तैयारी करता है। तभी पंजों की आवाज सुनाई देती है और फिर वो दिखते हैं भेड़िए। उन्होंने हावर्ड का पीछा करते हुए उसे ढूंढ लिया। हावर्ड बिना डरे कहता है कि वो उनके गुस्से को समझता है। आखिर उसने उनके परिवार को मारा है। वो अपने हथियार की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन भेड़िए उससे तेज हैं। वो हावर्ड को ऐसा करने नहीं देते। हावर्ड उनकी इंटेलिजेंस पर हैरान होता है। तभी उसे बाईं तरफ खुला हुआ दरवाजा दिखता है। ये उसकी अकेली चांस है। वो स्टोर से बाहर भागता है और भेड़िए उसके पीछे है। उसकी गाड़ी कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी है। वो सीधे उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उसकी टांग, जो नदी में गिरने के बाद से परेशान कर रही थी, फिर से दर्द करने लगती है। यही मौका भेड़ियों को चाहिए था। वो उस पर कूदते हैं और उसे बर्फ में गिरा देते हैं। बड़ा भेड़िया उसकी गर्दन पर बुरी तरह काटता है, जबकि छोटा उसकी टांग पर। हावर्ड दर्द में अपनी डीर स्किन कोट के बटन खोलता है और खुद को बड़े भेड़िए की पकड़ से छुड़ाता है। वो मौके का फायदा उठाकर छोटे भेड़िए को मुक्का मारता है, जो उसकी टांग पर काट रहा था। जल्दी से वो अपनी चाकू निकालता है और जानवर पर वार करता है। इसी बीच बड़ा भेड़िया फिर से हमला करता है और उसकी पीठ पर बुरी तरह काट लेता है। हावर्ड भेड़िए की आंख पर चाकू मारता है, लेकिन चाकू टूट जाता है। अब हालात और खराब हो गए। भेड़िया फिर से हमला करता है, लेकिन हावर्ड अपने पैरों से उसे रोक देता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर वो टूटे हुए चाकू के साथ भेड़िए की दूसरी आंख पर वार करता है। भेड़िया दर्द से चीखता है, लेकिन उसके पंजे हावर्ड के चेहरे पर हमला करते हैं। हावर्ड अपने चाकू के हिल्ट से भेड़िए के सिर पर पूरी ताकत से वार करता है। वो अनकंट्रोलेबल रेज में लगातार वार करता रहता है। आखिरकार एक वार से उसका कंधा डिसलोकेट हो जाता है और वो चाकू का हिल्ट बर्फ में गिरा देता है। भेड़िया अब मरा हुआ लगता है। वो अपना बैग उठाता है वहां से जल्दी निकलने के लिए, लेकिन पीछे से दिखता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। भेड़िया बुरी हालत में, लेकिन बदले की प्यास लिए अपनी आखिरी ताकत से हावर्ड के हाथ को काट लेता है। हावर्ड खड़ा रहता है और जानवर को देखता है। वो कहता है कि वो उसकी विल पावर की इज्जत करता है, लेकिन वो उसे बदला लेने का मौका नहीं दे सकता, क्योंकि उसे सबरीना की सुरक्षा करनी है। वो अपना हाथ भेड़िए के मुंह से खींचता है, जिससे उसकी त्वचा फट जाती है। वो गाड़ी का दरवाजा खोलता है और बैग को अंदर फेंकता है, लेकिन तभी उसे जबरदस्त दर्द महसूस होता है। न सिर्फ एक, बल्कि दोनों भेड़िए उसकी टांगों पर काट रहे थे। भाई, ये तो मरते ही नहीं। हावर्ड खुद से कहता है कि वो अभी मर नहीं सकता। वो गाड़ी का ट्रंक खोलता है, जहां से एक पिस्तौल गिरती है। ये सबरीना की गन थी। बिना कुछ सोचे वो भेड़ियों की तरफ पलटता है और फायर करता है। भेड़िए उसकी टांगें छोड़कर भाग जाते हैं। हावर्ड जल्दी से गाड़ी का दरवाजा बंद करता है, ताकि भेड़िए फिर से हमला न कर सकें। उसका पूरा शरीर लड़ाई के एड्रेनलिन से कांप रहा है। वो खुद से कहता है कि उसे जनरेटर को ठीक करना जरूरी है। तभी सबरीना के पास उसके सर्वाइवल के अच्छे चांस होंगे। लेकिन जब वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो कुछ नहीं होता। वो फिर से ट्राई करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। तेल का टैंक शायद -30 डिग्री की ठंड में जम गया था। उसे तेल को गर्म करना होगा, लेकिन उसके पास अब समय नहीं बचा था। वो बहुत कमजोर हो चुका था। बाहर भेड़िए अब भी मंडरा रहे थे। हावर्ड के पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी। वो होश खोने लगा और फिर उसकी आंख खुलती है। वो सुरक्षित है। सबरीना उसके पास बैठी है। वो बताती है कि उसने उसे टूटी हुई गाड़ी के साथ बेहोश पाया और वो अपनी गाड़ी में उसे वापस ले आई। हावर्ड कहता है कि उसे लगा वो मर चुका था। सबरीना कहती है कि उसे भी यही लगा था। हावर्ड पूछता है कि जब उसने उसे पाया तो क्या उसके पास कुछ था। सबरीना कहती है कि उसके पास एक बैग था, जिसे वो घर ले आई। बैग की याद आते ही हावर्ड तुरंत उठने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इससे वो जनरेटर ठीक कर सकता है। सबरीना कहती है कि वो अभी भी घायल है और उसे थोड़ा आराम करना चाहिए, लेकिन हावर्ड मना कर देता है। वो कहता है कि उसे ये करना ही होगा। ये उसकी लिस्ट का आखिरी काम है। सबरीना उसे रोकने की कोशिश करना छोड़ देती है और कहती है ठीक है, ये समझते हुए कि हावर्ड वैसे भी उसकी बात नहीं मानने वाला। हावर्ड चुपचाप वहां से निकलता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं हावर्ड को गैरेज में जनरेटर ठीक करते हुए, और बस बिजली वापस आ जाती है। ये देखकर तो हावर्ड लगभग रो ही पड़ता है कि उसकी सारी मेहनत रंग लाई। वो सबरीना को चिल्लाकर पूछता है, देखा तुमने? और अंदर से जवाब आता है, तुम पागल हो। अपनी अचीवमेंट से खुश हावर्ड घर की तरफ लौट रहा होता है जब उसकी नजर सबरीना की गाड़ी पर पड़ती है, जिससे वो उसे वापस लाई थी। हावर्ड देखता है कि गाड़ी का एयरबैग खुला हुआ है। आगे का हिस्सा पूरी तरह से डेंटेड है और बम्पर पर खून लगा हुआ है। करीब से देखने पर उसे टायर में एक भेड़िए का दांत फंसा हुआ मिलता है। अब सारी बात साफ हो जाती है। हावर्ड ने भेड़ियों का सारा एचपी खत्म कर दिया था और सबरीना ने आकर उनका खात्मा कर दिया। वो उस सीन की कल्पना करता है जो शायद हुआ होगा। इसके बाद जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है, उसकी नजर धुंधली हो जाती है और वो बेहोश होने की कगार पर आ जाता है। भेड़ियों से हुई लड़ाई में उसे जो चोटें लगी थीं, वो बहुत गहरी थीं। अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान जा सकती है। हावर्ड अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है और अंदाजा लगाता है कि गाड़ी के बम्पर का डेंट शायद पेड़ से टकराने की वजह से हुआ है। एक फ्लैशबैक में दिखता है कि सबरीना ने आखिरी बचे भेड़िए को लिटरली एक पोल से चिपका दिया। यार, ये औरत सच में बहुत खतरनाक है।
आखिरकार हावर्ड अपनी साथी के एफर्ट्स को मान्यता देता है। जब वो वापस घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि दो भेड़ियों की खाल सूखने के लिए टंगी हुई है। सबरीना किचन में मांस काट रही होती है जब हावर्ड वहां पहुंचता है। वो उसे पीछे से गले लगाता है और उसके लिए सब कुछ करने के लिए शुक्रिया अदा करता है। साबरीना पूछती है, तुम इतने इमोशनल कब से हो गए? तुम तो अपने आप को सिग्मा मेल कहते थे, है ना? हावर्ड उसे पैटी ना होने के लिए कहता है और माफी मांगता है। सबरीना बस पूछती है, क्या तुमने कभी भेड़िए का मांस चखा है? हावर्ड मना करता है तो सबरीना कहती है, आज खाओगे? हावर्ड जवाब देता है, आज ज्यादा बना लो क्योंकि आज रात बहुत काम करना है। भाई, इस बंदे को अपनी प्रायोरिटीज पता है। डे 178। एपोक्लिप्स खत्म होने में बस 2 दिन बचे हैं। शहर पूरी तरह से जमा हुआ है, लेकिन कई दिनों के बाद पहली बार सूरज निकला है। सबरीना बेडरूम की खिड़की से ये देखती है और हावर्ड को बताती है, जो अब भी लेटा हुआ है। हावर्ड कोई जवाब नहीं देता। सबरीना पूछती है, तुम्हें क्या हो गया? लेकिन हावर्ड बहुत थका हुआ लगता है। वो पूछती है, तुम्हें सर्दी तो नहीं हो गई? और दवा लेने जाती है। हावर्ड बहुत कमजोर आवाज में उसे बुलाता है और कहता है कि वो चिंता न करे, उसे सर्दी नहीं है। सबरीना टेंस हो जाती है, लेकिन माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए कहती है, तुम मजाक कर रहे हो और तुम ठीक हो जाओगे। वो याद दिलाती है कि हावर्ड ने कितनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया। तूफान में घर शिफ्ट करना, बर्फीले तूफान में शिकार करना और जनरेटर ठीक करना। उसकी वजह से आज उनके पास फिर से बिजली है। सबरीना कहती है कि ये कितना अब्सर्ड है कि ऐसा बंदा अब तक बॉस की तरह रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। वो कहती है, अगर हम कंपनी में होते तो मैं तुम्हें क्वार्टर का बेस्ट एम्प्लॉय बना देती। हावर्ड जवाब देता है, धन्यवाद मेरी बॉस और प्यारी पत्नी। सबरीना झट से कहती है, मैंने शादी के लिए हाँ नहीं कहा है, और उसे दवा एक ही बार में खत्म करने को कहती है। हावर्ड ग्लास पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नजर फिर से धुंधली हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। सबरीना पूछती है, तुम ठीक हो? लेकिन ग्लास हाथ से छूटकर गिर जाता है और 1000 टुकड़ों में बिखर जाता है। जब हावर्ड की आंख खुलती है तो उसके सामने एक शानदार नजारा होता है। सबरीना सिर्फ अंडरवियर में उसके उठने का इंतजार कर रही होती है। सबरीना कहती है, मैंने तुम्हारा प्लान पकड़ लिया, तुम सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए बीमार होने का नाटक कर रहे थे। वो कहती है कि इस बार माफ कर रही हूं, लेकिन अगली बार ऐसा किया तो सजा मिलेगी। फिर पूछती है, क्या तुम कोई नई पोजीशन ट्राई करना चाहोगे? हावर्ड सीधा मूड खराब करते हुए कहता है, उठो, हमें बात करनी है। सबरीना शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, तुम कैसे आदमी हो? और चिल्लाने लगती है कि उठ जाओ। वो रोते हुए कहती है कि उसके सारे एफर्ट्स उसे ठीक करने के लिए काम नहीं कर रहे। हावर्ड कहता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन वो जानता है कि वो मर रहा है। वो सबरीना को बताता है कि गैस 3 महीने तक चलेगी और जब वो खत्म हो जाए तो उसे नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए क्योंकि वहां बड़ा रिजर्व है। वो उसे बताता है कि सब्जियों के बीज कैसे लगाने हैं और उसने सारे सही नामों के साथ लेबल कर दिए हैं। वो पूछता है कि क्या उसे डीजल जनरेटर चलाना आता है। वो कहता है कि जब वो नए घर की तलाश करे तो ऐसा घर चुने जो सिर्फ दिखने में अच्छा ना हो बल्कि ठंड से बचा सके। डे 180, अपोकलिप्स का आखिरी दिन। अब हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, डिशेवल्ड, कमजोर, घायल, एक व्हील चेयर में मैंशन की बालकनी से बाहर का नजारा देखते हुए। सबरीना कहती है कि आज का दिन कल से ज्यादा गर्म है और जल्द ही तापमान 0 से ऊपर चला जाएगा। वो कहती है कि जब बर्फ पिघल जाएगी तो वो सर्वाइवर्स ढूंढने के लिए नॉर्थ जाएगी। हावर्ड सबरीना से पूछता है, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया? सबरीना उसे देखती है जैसे उसे पता है कि वो कुछ ऐसा कहने वाली है जो उसे चोट पहुंचाएगा। फिर वो कहती है, नहीं। हावर्ड मुस्कुराता है क्योंकि इसका मतलब है कि वो बिना किसी चिंता के जा सकता है। वो खुद से कहता है कि अब इस सपने से जागने का समय आ गया है, और फिर वो आखिरी बार अपनी आंखें बंद कर लेता है। सबरीना बोलती रहती है, तुम ऐसे इंसान हो जो खुद से भरे हुए हो और कभी दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं करते। क्यों वो उससे प्यार करती? सबरीना कहती है कि हावर्ड में कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं है। जब वो उदास होती थी तो उसने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा जो उसे चीयर अप कर सके, और हमेशा उसने सब कुछ अकेले ही किया। ये कहते हुए सबरीना टूट जाती है और हावर्ड के शरीर के पास बैठकर रोने लगती है। वो उसे बेवकूफ कहती है, लेकिन इस बार हावर्ड उसे सुन नहीं सकता था। उसकी कॉन्शियसनेस अब वहां नहीं थी। हावर्ड आखिरकार उस पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड से लौट आता है। जैसे ही वो पोर्टल के दूसरी तरफ पहुंचता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका इंतजार कर रही होती है और उसे चैलेंज पूरा करने पर बधाई देती है। धीरे धीरे हावर्ड को होश आता है और वो पूछता है कि क्या हुआ। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जी लिए हैं। हावर्ड, जो इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, वो फिर से वही गूफी इंसान बन जाता है जो शुरुआत में था। एआई उसे बताती है कि ये नॉर्मल है कि वो वहां हुए हर इंसिडेंट को क्लियरली याद ना कर पाए, क्योंकि सिस्टम उसकी मेमोरी को डिस्टर्ब करता है ताकि वो रियल लाइफ और ड्रीम को कंफ्यूज ना करे। 1 महीने में उसे धीरे धीरे पूरा ड्रीम याद आ जाएगा, और जब उसके दिल में शांति होगी तो उस ड्रीम को एक सच की तरह एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा। हावर्ड कहता है कि उसे कुछ याद आ रहा है जो उसने खुद से लाखों बार कहा था कि वो कुछ इंपॉर्टेंट भूल नहीं सकता। जैसे ही वो इसके बारे में सोचता है, उसे बहुत दुख होता है और वो तुरंत रोने लगता है। वो पूछता है, क्या वो ड्रीम वर्ल्ड अब भी एग्जिस्ट करेगा? एआई कहती है कि वो सिर्फ एक गेम था और अब वो खत्म हो गया है। चाहे जितनी भी यादें हों, उसे याद रखना होगा कि ये सिर्फ एक ड्रीम था।
इससे ज्यादा कुछ नहीं, और उसकी एक रियल लाइफ है जिसे उसे जीना है। हावर्ड इससे सहमत होता है और कहता है कि ये सवाल पूछना ही उस ड्रीम से जुड़ी इकलौती चीज है जो उसे याद है। उसकी बाकी मेमोरीज अब धुंधली हो चुकी हैं। फिर सिस्टम कहता है कि अब स्कोर्स कैलकुलेट करने का टाइम है। वो अपनी छड़ी या जो भी वो चीज है पोर्टल की तरफ पॉइंट करता है जहां गेम के फाइनल स्कोर्स दिखते हैं। सरप्राइजिंगली गेम की डिफिकल्टी लेवल 0 थी। हावर्ड का ग्रेड भी था और उसने 50 क्रेडिट्स कमाए। बंदा 0 डिफिकल्टी गेम में ऑलमोस्ट मर गया। सोचो आगे क्या होने वाला है। हावर्ड पूछता है कि ऐसा क्या क्राइटेरिया है कि उसे भी मिला। सिस्टम समझाता है कि फाइनल स्कोर उस वर्ल्ड में बचे हुए इंसान के सर्वाइवल चांसेस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर वो अकेला सर्वाइवर होता तो उसे डी मिलता। उन जानवरों को मारना जो उनकी जान के लिए खतरा थे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना ऐसी चीजें हैं जो उसकी पार्टनर के सर्वाइवल चांसेस को बढ़ाती हैं। लेकिन अगर उसने सारे जरूरी इक्विपमेंट कलेक्ट किए होते, अबंडेंट फूड स्टोर किया होता और एक ट्रांसमिशन स्टेशन बनाया होता ताकि दूसरे सर्वाइवर्स को ढूंढ सके या जंगली जानवरों को टेम कर सके, तो उसे एस ग्रेड मिलता। हावर्ड कहता है कि मैं कोई बियर ग्रिल्स या प्रोफेशनल सर्वाइवलिस्ट नहीं हूं। सिस्टम जवाब देता है कि किसी भी गेम का मेन एसेंस यही है कि वो इंसान को ऐसी एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस दे जो वो रियल लाइफ में नहीं कर सकता। वो कहता है कि अपोकलिप्स सर्वाइवल चैलेंज सिर्फ एक लेवल 0 चैलेंज था, एक ट्यूटोरियल, और असली चैलेंज 1 महीने में शुरू होगा। सिस्टम एक दूसरे पोर्टल की तरफ इशारा करता है जिस पर लिखा है फ्रैंकेनस्टाइन इन्वेजन, और वहां एक क्रीपी एलियन के साथ काउंटडाउन चल रहा होता है। वो कहता है कि सभी चैलेंजेस पर सेम क्राइटेरिया लागू होते हैं और इस गेम का मेन इंटेंशन ये है कि प्लेयर्स में रियल लाइफ सिनेरियोज में जस्टिस की सेंस को एलिवेट किया जाए। आखिरकार इंसान एक टीम है जिसके पास एक कॉमन डेस्टिनी है। हावर्ड कहता है कि उसे सोचना पड़ेगा कि वो इस गेम को कंटिन्यू करेगा या नहीं। अभी जो उसकी धुंधली मेमोरीज हैं वो उसे बहुत बुरा फील करवा रही हैं और ये सब बहुत एग्जॉस्टिंग है। सिस्टम जल्दी से कहता है कि ये हमेशा इतना बुरा नहीं था। आखिरकार उसके कुछ डेज बहुत हैप्पी थे, स्पेशली जब वो बेड में था। सिस्टम उसे और सबरीना के कुछ इंटीमेट सीन्स दिखाता है। हावर्ड शॉक में चला जाता है और चिल्लाने लगता है, ये गलत है, मेरी प्राइवेसी का सम्मान करो। सिस्टम कामली कहता है कि रिलैक्स करो, मैं इमोशनलेस एआई हूं, तुम्हारी प्राइवेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हावर्ड पूछता है कि क्या सबरीना रियल लाइफ में ये मेमोरीज रिटेन कर सकती है। सिस्टम कहता है नहीं, वर्चुअल वर्ल्ड में जो होता है वो वहीं रहता है। लेकिन उसी मोमेंट हम देखते हैं रियल वर्ल्ड की सबरीना को जो टीयर्स के साथ जाग रही होती है। कहानी आगे बढ़ती है। हावर्ड कहता है कि इस गेम में कुछ गड़बड़ है, ये किसी रियल कंपनी का हिस्सा नहीं हो सकता। वो अपने घर वापस जाने की इच्छा जाहिर करता है। एआई बताती है कि उसे बस अपनी लेफ्ट आई को रब करना है सिस्टम मेन्यू एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन चूंकि उसने चैलेंज कंप्लीट किया है वो एक रिवॉर्ड का हकदार है। हावर्ड कहता है रिवॉर्ड को मेरे एड्रेस पर भेज दो, लेकिन एआई उसे इग्नोर करती है। वो अपनी छड़ी या जो भी वो चीज है हिलाती है और एक डार्क मिस्ट उन दोनों को घेर लेती है। हावर्ड घबरा जाता है। एआई उसे काम डाउन करने को कहती है, ये बताते हुए कि सिस्टम उसके लिए सही रिवॉर्ड डिसाइड कर रहा है। प्रोटेगनिस्ट मिस्ट के बीच खड़ा रहता है। वो कुछ समझ नहीं पाता जब तक कि उसके पीछे 2 वुल्व्स प्रकट नहीं होते। उसे याद आता है कि उसने वुल्व्स के खिलाफ लड़ाई की थी और डेडली कॉम्बैट की मेमोरीज उसके दिमाग में फ्लैशेस की तरह आने लगती हैं। फिर वो देखता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है, एक केवमैन जिसके हाथ में भाला है। केवमैन भाले को पूरी ताकत से फेंकता है और एक वुल्फ को इंस्टेंटली मार देता है। तभी हावर्ड को उसका रिवॉर्ड मिलता है, एक हंटिंग स्किल, प्रिसाइज थ्रो। हावर्ड को यह समझ नहीं आता कि यह स्किल काम कैसे करती है। जैसे ही वो एआई से पूछने वाला होता है उसे अलार्म क्लॉक की आवाज सुनाई देती है। वो उसका फोन होता है जो उसे काम के लिए उठाने की कोशिश कर रहा होता है। सोचो, बंदा वर्चुअल रियलिटी में पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में 6 महीने बिताकर आया है जहां उसे सर्वाइवल के लिए हंटिंग करनी पड़ी, और अब वापस लौटते ही उसे काम पर जाना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हावर्ड को रियलाइज होता है कि सिस्टम ने उसे किसी तरह फोर्सफुली जगाया क्योंकि उसने खुद गेम से एग्जिट करने का ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया था। वो अपनी लेफ्ट आई रब करता है सिस्टम को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता। ये सब देखकर वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, ये सोचते हुए कि ये सब ड्रीम है या फिर वो रियल वर्ल्ड में है। उधर ड्रीम वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी परेशान है। वो दूसरी एआई से पूछती है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट अचानक गेम से क्यों बाहर चला गया। अलर्ट बजता है, सिस्टम फेलियर, मेमोरी कंट्रोल फंक्शन डीएक्टिवेटेड। एआई को कुछ समझ नहीं आता और वो दूसरी एआई से एरर कोड ट्रेस करने को कहती है। एरर कोड Z1, लोडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। फिर हम देखते हैं सबरीना को जो अभी उसी गेम के अंदर ड्रीम देख रही है। एआई पूरी तरह से टर्मोइल में है। वो ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये ड्रीम विद इन अ ड्रीम कैसे पॉसिबल है। वो सिस्टम को ग्लिच फिक्स करने के लिए कहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सिस्टम उसे बताता है कि उसके डेटाबेस में कोई करेक्शन पॉसिबल नहीं है। एआई पूछती है, क्या तुम मुझसे खुद करेक्शन कोड लिखने की उम्मीद कर रहे हो? मैं तो सिर्फ एक सिस्टमिक बटलर हूं, मेरे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। फिर सार्कास्टिकली कहती है, अरे अगर मैं रियल चैट जीपीटी होती तो जरूर कर लेती। मगर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।
अगर आपको इसका अगला एपिसोड देखना है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप वीडियोस में और क्या-क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि जैसे ही इसका अगला पार्ट ढले वैसे ही आपको पता चल जाएगा। और मेरे चैनल पे बहुत सारे मैनहवा रिकैप की वीडियो है तो उसे जरूर से चेक करना। चलिए मिलते हैं एक नए रिकैप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।